हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एनडीए 2017 फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले भी मैंने 2016 फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, जिससे कि मैं और भी नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यस, स्टार्ट करते हैं 2017 फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस चेंजेस लो वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट एंड वाइस वर्सा। तो आपको यहाँ बोला है कि इनमें से वह डिवाइस बतानी है जो लो एसी वोल्टेज को हाई में और हाई एसी वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करे। तो वो डिवाइस जो होती है उसका नाम है क्या? ट्रांसफार्मर। तो वो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आपको ध्यान रखना, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना पे काम करता है। ओके, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्टेप अप, और दूसरा जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। स्टेप अप क्या करता है? लो एसी वोल्टेज को हाई में, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में, वोल्टेज को, है ना, हाँ। और स्टेप डाउन जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है, वो हाई एसी वोल्टेज को लो में करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑप्टिकल इल्यूशन विच अकर मेनली इन डेजर्ट ड्यूरिंग द हॉट समर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच प्लेस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है? तो वो होता है मैग्नेटिक इक्वेटर पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ ए कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज लिस्टेड बिलो एट अ सक्सेसिव इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या बताया है? इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि कार जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ठीक है। तो देखो इसकी स्पीड और टाइम को इस टेबल से बताया गया है। अलग अलग इंस्टेंट पे, अलग अलग टाइम पे उसकी स्पीड ऐसी अलग अलग है। तो आपको बोला है कि इस कार के इस मोशन के हिसाब से ये तीन स्टेटमेंट आपको दिए है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है इसके मोशन के हिसाब से, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले ये तीनों स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। तो देखो इस टेबल को देखता हूँ तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड इसकी क्या है? 0। इसका मतलब कार रेस्ट से चल रही है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कार जब रेस्ट से स्ट्रेट पाथ पे चलती है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। ओके, फिर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अब रेस्ट से चलती है। तो पहले स्टेटमेंट देखो क्या बोला है कि कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। यानी कार, ये जो कार है वो उस कार का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, और कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात को हमें चेक करना है। तो देखो हर एक सेकेंड के अंदर कार की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बदल रही है। हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड बदलती है। हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बदल रही है। इसका मतलब ध्यान देना, जो स्पीड में चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैसा है? यूनिफॉर्म है। और देखो एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बदल रहा है तो ऊपर 2 ही आएगा, तो नीचे क्या चेंज, टाइम में चेंजेस कितना? 1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला कि 4 सेकंड के अंदर 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इस बात को चेक करना है। जब आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बता दिया कि कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, तब आपको यहाँ पे सेकंड में क्या निकालना? डिस्टेंस, यानी 4 सेकंड में 16 मीटर डिस्टेंस जा रही है, ये बात आपको चेक करनी है। तो देखो जब भी कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है तो उस समय हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो डिस्टेंस होता है हाफ
स्पीड इनटू टाइम, ये बात ध्यान रखना है। देखो नॉर्मल स्पीड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्पीड इनटू टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे बच्चा अगर स्पीड इनटू टाइम लगाता है, स्पीड इनटू टाइम लगाता है तो देखो 4 सेकेंड में कितनी स्पीड है 8, वो यहाँ 8 लिख देता है, स्पीड टाइम कितना है 4, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो निकल के आता है उसका 32 मीटर आता है। तो वो यहाँ पे इस सेकेंड स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देता है, वो कहता है कि 4 सेकेंड में 32 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये बात गलत है। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर है तो यहाँ पे हाफ स्पीड इनटू टाइम लगेगा, मोशन की इक्वेशन से आता है ये। तो आपका यहाँ पे हाफ स्पीड कितनी है 8 और टाइम कितना है 4, तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 8 टू 16 मीटर, यानी आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको थर्ड में क्या बोला है कि एवरेज स्पीड उसकी 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो देखो यहाँ पे टोटल एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला एवरेज स्पीड देखें तो टोटल डिस्टेंस देखो अभी हमने सेकंड स्टेटमेंट में निकाला कि 4 सेकंड में 16 मीटर जाता है, तो टोटल डिस्टेंस वो 16 मीटर ट्रेवल करता है और टाइम कितना लगता है 4 सेकंड। तो यहाँ से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1, मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो उस समय वो क्या होगा, सुपरसोनिक होगा। अगर मैक, ध्यान देना, मैक जो है मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो आपका होगा सुपरसोनिक, ठीक है। और अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 5 है तो होगा क्या, हाइपरसोनिक, क्या होगा, हाइपरसोनिक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैक नंबर क्या होता है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन सराउंडिंग, ठीक है। तो उसका जो रेशियो होता है ना, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, उसका रेशियो मैक नंबर होता है। मैक नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो सुपरसोनिक, मैक नंबर 5 से ज़्यादा होता है तो हाइपरसोनिक होता है, ठीक है, ओके। और मैक नंबर अगर इक्वल टू 1 है तो वो होगा सबसोनिक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of न्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। नॉट करेक्ट में देखो पहला स्टेटमेंट बोला है, इन द कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड pass heat from one molecules to another without moving from their position। मतलब आपको ये बोला है कि जो हीट ट्रांसफर का कंडक्शन मेथड है उसके अंदर जो उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज किए बिना, ठीक है, चेंज किए बिना हीट को ट्रांसफर करते। क्या बोला, मॉलिक्यूल्स क्या कह रहा है कि सॉलिड पास हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन को बिना चेंज किए हीट को ट्रांसफर करते हैं। हीट ट्रांसमिशन का ऐसा मेथड कंडक्शन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें तो ढूंढना है नॉट करेक्ट। देखो ये कंडक्शन मेथड जो होता है ना, हीट ट्रांसफर होती है, उसके लिए हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 होते हैं, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन होता है। तो कंडक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज किए बिना हीट को ट्रांसफर करते हैं। हीट ट्रांसमिशन का ऐसा मेथड ही कंडक्शन होता है। तो इसमें भी ये लिखा है विदाउट मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट तो करेक्ट है, तो हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ, ध्यान देना, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कोल्ड स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। यानी ध्यान देना, किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट देना, ठीक है, और किसी सब्सटेंस को हीट देना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने कहा किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास के लिए अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जो हीट काम में आती है ना, वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सटेंस के बारे में बात की है, तो यहाँ पे 1 ग्राम और ये नहीं दिया हुआ टेम्परेचर को, तो इसलिए ये गलत है। तो आपका जो है बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें नॉट करेक्ट ही ढूंढना था, तो बी आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैसेज स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज, मतलब टेम्परेचर को बिना चेंज किए सब्सटेंस की स्टेट को बदलने वाली, सब्सटेंस की स्टेट कौन सी, लिक्विड से गैस में बदलने वाले हीट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे। तो मतलब लिक्विड से जब गैस में बदलती है, ठीक है, सब्सटेंस लिक्विड से गैस में बदलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। तो ध्यान देना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सब्सटेंस की स्टेट को बदलने वाली हीट को, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सब्सटेंस की स्टेट को बदलने वाली हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड को लिक्विड में बदलती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो लिक्विड को गैस में बदलती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां पे हमें बोला है लिक्विड से गैस में बदलने वाली हीट को, तो वह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पार्टिकल कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट को और यहाँ पे टाइम, ये टाइम में एक कर्व दिया हुआ है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें ठीक है ये आपको बताना है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको ढूंढना है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से कौन सा ठीक है वो पता करते हैं। तो देखो, पहला बोला है फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज सेम एट 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। मतलब क्या बोल रहा है कि जो ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है, ये जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है इसका फेज जो है वो 1 सेकेंड पर और 3 सेकेंड पर, 1 पर और 3 पर सेम है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले 1 पे 0 से ये 2 है तो 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पर और यहाँ पे 3 यहाँ पे होगा। तो देखो 1 पर ये जो है पॉजिटिव मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ध्यान देना, ये पॉजिटिव मैक्सिमम है और ये नेगेटिव मैक्सिमम है, तो ये दोनों अलग अलग फेज में है। ठीक है, ये पॉजिटिव पे है, नेगेटिव तो सेम फेज में नहीं है, तो ये बात गलत है। फिर देखो सेकंड में क्या, फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज सेम एज t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे। तो देखो 2 सेकेंड पे यहाँ पे ये है, ठीक है, 2 सेकेंड पे यहाँ पे है और 8 सेकेंड पे यहाँ पे। तो 8 से कहाँ जा रहा है, तो देखो 8 से 9 की तरफ आगे जाएगा, यहाँ से 2 से 3 की तरफ आएगा। तो यहाँ से ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कर्व जो है वो कहाँ से, यहाँ से 8 से यानी पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये भी सेम फेज में नहीं है। तीसरे में बोला है कि t इज इक्वल टू 3 पे और t इज इक्वल टू 7 पे सेम है। तो देखते हैं 7 पे, तो यहाँ पे ये 3 ये रहा और 7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 7 पे 3 पे क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम है और यहाँ पे भी नेगेटिव मैक्सिमम है, बिल्कुल ये दोनों सेम फेज पे है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपको ये बोला लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है और यहाँ पे ये इसमें डिजीजेस दे रखे हैं, ठीक है, आईज के जो डिफेक्ट है वो दिया हुआ है और यहाँ पे इनके करेक्शन लेंसेज वगैरह दिए हुए हैं। तो आप देखो इसमें से मैच करते हैं। तो फर्स्ट में बोला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस काम में आता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स, यानी फर्स्ट ए का होगा 4। ए का 4 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में भी है और बी में भी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सी और डी तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है उसके लिए कौन सा होता है, तो प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस होता है। तो देखो बी का 2 है, तो बी का 2 किस में है, ए में ही, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मायोपिया के लिए क्या होगा, कॉनकेव लेंस, और कैटरेक्ट के लिए होता है सर्जरी। तो इस तरह से देखो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्कुलर कोइल ऑफ सिंगल टर्न हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम
ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द कोइल। तो किस तरह से ये क्वेश्चन है देखो समझते हैं। आपको बोला कि एक सर्कुलर कोइल है और इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो आपको दिया हुआ है कितना, 20 ओम। ओके, अब आपको यहाँ पे ये बोला है, अब आपको यहाँ पे ये बोला कि which one of the following is the correct value for the resistance between the ends of any diameter of the coil। तो इस कोयल के कोई भी डायमीटर, यानी डायमीटर का एंड्स, डायमीटर यहाँ से ले लो, यहाँ ले लो, किधर भी ले लो, ये मान लो मैंने डायमीटर लिया, तो इसके एंड्स पॉइंट्स पे बोल रहा है यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ ए और बी, मतलब मुझे इस सर्कुलर कोयल के ए और बी इस पॉइंट पे मुझे इस वायर का क्या रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो जब मैंने इस दोनों पॉइंट को कंसिडर किया तो डायमीटर वाली लाइन क्या करती है, सर्कल को हाफ हाफ करती है, तो ये जो सरकमफ्रेंस है यहाँ से यहाँ तक ये हाफ हो जाएगी और ये जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे हो जाएगी। तो देखो ये आर्क और ये आर्क दोनों सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो गई, पूरे सरकमफ्रेंस की हाफ इधर हो गई, हाफ इधर हो गई। तो जब लेंथ हाफ हो जाती है पूरे सर्कुलर जो कोयल है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। अब लेंथ मैंने यहाँ पे हाफ कर दी तो यहाँ पे इतना, यहाँ से यहाँ तक कितना रह जाएगा, 10 ओम, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ भी उतनी हो गई जितनी ऊपर है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा 10 ओम। क्यों, क्योंकि लेंथ को हाफ कर दिया। रेजिस्टेंस ध्यान देना लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ को अगर आप आधा करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ लेंथ कंसिडर करूंगा, यहाँ से यहाँ तक हाफ लेंथ, तो ये टोटल 20 था, तो इधर 10 हो गया, इस वायर का क्या हो गया, 10 हो गया। ओके, अब ये डायमीटर के एंड पॉइंट से इसके तो ये देखो कैसा कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम यूँ कहेंगे कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो 10-10 ओम के दो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 ओम, ठीक है। When two equal resistance are connected in parallel, then their resultant resistance is the half of the resistance, यानी 10 के दो है तो 5 ओम हो जाएगा, राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट देखिए, in a solenoid the current flowing through the wire is I and the number of turns per unit length is n. In this give a magnetic field B inside the solenoid. If the number of turns per unit length is increased to 2n, what will be the value of magnetic field in the solenoid? आपको बोला एक solenoid है, उसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, और तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो है B, ठीक है। तो देखो किसी सॉलिनॉइड के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सॉलिनॉइड के अंदर, म्यू एन आई होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके अंदर आई करंट फ्लो होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड है B। अब वो कह रहा है कि उस सॉलिनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कि उसके अगर जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दे, कितना, n से 2n कर दे। तो ये देखो म्यू नॉट तो ये कांस्टेंट रहेगा, n कितना कर दिया, 2n कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दिया, करंट उतनी ही रखी। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के अंदर कितना हो जाएगा, तो इस 2 को मैं आगे रख दूंगा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, यानी करंट और म्यू नॉट कांस्टेंट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे तो सीधा ही आंसर मिल गया, कितना होगा, पहले B है तो अब 2B हो जाएगा, और यहाँ से भी आपको दिख रहा है, तो ये देखो नया मैग्नेटिक फील्ड 2 और म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या है B। तो आपको देखो यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 2n करने से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना, 2B हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statement is correct about the magnification of an optical microscope? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के बारे में कौन सी बात ठीक है? तो देखो मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है माइक्रोस्कोप का, V0 अपॉन U0 1 प्लस D अपॉन FE होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको बोला है मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। देखो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
फॉर्मूला में देखिए आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है मैग्निफिकेशन बढ़ता है अगर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को बढ़ाते हैं, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है। फिर बोल रहा है मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यानी एफओ, तो एफओ पे जो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है वो डिपेंड नहीं करता है, तो ये बात भी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। वो कह रहा है कि माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन देखो मैग्निफिकेशन और ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, इस पर डिपेंड करता है, तो ये बात भी रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है, मैग्निफिकेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, यानी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को बढ़ाएंगे तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा, ये बात सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाएंगे तो क्या मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा, सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कलर विजन इन ह्यूमन आईज इज द फंक्शन ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल नेम। तो कौन सा होगा फोटोरिसेप्टर सेल इसमें, तो आपको कलर विजन के लिए ध्यान देना, रेटिना पे जो फोटोरिसेप्टर सेल जो होते हैं वो दो होते हैं, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं एक तो रॉड्स और दूसरा है कोन्स होता है, ठीक है। ये कलर विजन के लिए होता है, ठीक है, यहाँ से हमें कलर वगैरह दिखता है, तो कलर विजन के लिए कोन्स होता है, और ये जो रॉड्स होता है ये आपके डार्क विजन के लिए, ठीक है, या ट्यूबलाइट के लिए, शाम के टाइम देखने के लिए ये होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे आपका कलर विजन पूछा है यहाँ पे, कलर विजन, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कोन्स। नेक्स्ट देखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेंस। तो लेंस की पावर आपको निकालनी है, तो यहाँ पे देखो लेंस मेकर जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ऑफ 1/r माइनस 1/r2 होता है, ठीक है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो R2 आपको नेगेटिव कंसिडर करनी है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और R1 पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, माइनस 1.5 सॉरी 1.5 और माइनस 1 और रेडियस आपको दे रखी है 1/10 माइनस 1/-20, ठीक है। R2 कितनी है 20, तो यहाँ पे मैंने कहा इसको नेगेटिव कंसिडर करनी है, ठीक है, R2 की डबल कॉन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 हो जाएगा आपका। और इसको आप सॉल्व करेंगे 1/10 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/20, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 और ये हो जाएगा आपका 3/20। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3/20 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका जो 1/f की वैल्यू आएगी वो 1/f की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 5 3 ज़ा 15/200, ठीक है। तो 1/f की लेंथ 15/200 आ गई। तो हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 1/f है, तो f की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, तो f की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 200/15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। अब हमें पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। अब ये जो फोकल लेंथ आई 200/15 सेंटीमीटर में, लेकिन हमारे पास पावर जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो डायप्टर में है। तो जब भी पावर डायप्टर में होती है तो फोकल लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मीटर में लेते हैं, तो इस फोकल लेंथ को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो पावर देखो, पावर का फॉर्मूला इस f को यहाँ पे रख देंगे, तो देखो ये f यहाँ नीचे रखेंगे तो 200/15 कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा। और जब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 कहाँ आएगा ऊपर, क्यों 100 से डिवाइड करूंगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो 100 वो ऊपर चला जाएगा। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 15/2, 15 में से 15/2, 15 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.5, और पावर जो होता है वो किस में होता है, डायप्टर में होता है।
तो ये प्लस का आंसर आया, तो प्लस 7.5 यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेड बाय यूजिंग अ थीन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L is T. Suppose the temperature of the room in which this pendulum is placed increase by 30 degrees Celsius. What will be the effect on the time period of the pendulum? आपको ये बोला है कि एक कॉपर वायर का मतलब पेंडुलम है, वो किसका बना हुआ है, कॉपर वायर का, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, उसका टाइम पीरियड T दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उसको अगर रूम में रखते हैं तो रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना है। तो देखो, टाइम पीरियड जो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो टाइम पीरियड होता है 2 पाई √L/G होता है, ठीक है। अब रूम का ध्यान देना, वो पेंडुलम जो है वो पेंडुलम की लेंथ, पेंडुलम बना किससे, कॉपर वायर से, तो ये मेटल है। अब मेटल का ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो मेटल्स जो है वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं, उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब लेंथ, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो लेंथ स्लाइटली थोड़ी सी बढ़ जाती है लेंथ, तो लेंथ के टाइम पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, टाइम पीरियड विल इंक्रीज स्लाइटली, यही आपका राइट आंसर होगा। दूसरे में देखा टाइम पीरियड रिमेन सेम, ये बात गलत, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा स्लाइटली, ये भी गलत, ठीक है। बिकम मोर देन 2 टाइम्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी थोड़ा सा जो है कॉपर का वायर, इसलिए टेम्परेचर के साथ थोड़ी सा एक्सपेंशन होगा उसमें, यानी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के जैसी किसकी यूनिट है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस जो होता है वो आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, और जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो दोनों की यूनिट कैसी होती है, सेम होती है, तो यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के बारे में कौन सी बात ठीक है, तो वो कह रहा है कि द कंटेन नो इलेक्ट्रॉन, तो ये बात तो सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो इजीली थ्रू दैम, बिल्कुल सही। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली क्या फ्लो नहीं करते, तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, which one of the following physical quantity does not affect the resistance of cylindrical resistor। क्या बोला, which one of the following physical quantity does not affect the resistance of cylindrical resistor। एक cylindrical resistor है, ठीक है, तो उसका जो है इनमें से कौन सी क्वांटिटी उसको अफेक्ट नहीं करती है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρL/A। तो रेजिस्टेंस जो है उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी करता है। तो कह रहा है कि इसकी लेंथ को अफेक्ट नहीं करता है, लेंथ को बिल्कुल करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल यूज इन द रजिस्टर, तो यहाँ पे उस रजिस्टर के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ उसकी रेजिस्टिविटी पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और उससे वो जो सिलेंड्रिकल रजिस्टर लिया हो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, उस पर भी, एरिया पर भी करता है। ये देखो फॉर्मूला R ρL/A, तो एरिया पर भी करता है, इस पर भी करता है, इस पर भी करता है, लेंथ पर भी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल यूज इन रजिस्टर पर भी, और क्रॉस सेक्शनल क्या एरिया पर भी। तो यहाँ तीनों पे करता है। करंट थ्रू इट इस पे नहीं करता है, मतलब इसमें से कितनी करंट फ्लो होगी उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कि डज नॉट अफेक्ट की बात करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एफ एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसके बीच में कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ केल्विन thermometer and a Fahrenheit thermometer both give the same reading for a certain sample। फिर बोला what would be the
व्हाट वुड बी द क्रॉसपॉन्डिंग रीडिंग इन द सेल्सियस थर्मोमीटर। ये कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन टेम्परेचर जो है वो एक सर्टेन सैंपल की सेम रीडिंग देता है, तो वही रीडिंग जो है वो उसके सेल्सियस टेम्परेचर में कितनी होगी। तो पहले तो हमें बताना कि किस पे वो फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है वो सेम रीडिंग देता है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तो केल्विन में फ़ारेनहाइट में ये होगा K माइनस 273 अपॉन 100, ठीक है। जब आप इसको और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 जा और ये 5 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बोला है कि ये और ये दोनों सेम है, तो इन जगह पे मैं x रख देता हूँ f की जगह, ठीक है। सेम रीडिंग देता है ये 9, इधर भी x रख देता हूँ क्योंकि दोनों क्या करते हैं, सेम रीडिंग देते हैं। तो यहाँ पे x f और k क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे भी मैं 273 लिख दूंगा, नीचे 5। अब इसको जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 5x, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 160, ठीक है 160, और मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9x, और मैं जब 9 को 273 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर जो है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा कितना, 9 5 जा ये 2497, ठीक है। तो 57 आएगा, 2457, ठीक है, ओके। अब देखो आपको क्या करेंगे, 2457 को जब आप इधर लाओगे, इस 5x को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये होगा 2457 माइनस 160 इज इक्वल टू 9x माइनस 5x हो जाएगा 4x, ठीक है। 9x माइनस 5x हो जाएगा 4x। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2457 में से 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो हो जाएगा 7, ठीक है। 15 माइनस 6 आपका हो जाएगा 9, और 3 माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास जो आएगा, इसको थोड़ा वहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया 2457 माइनस 160, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 9 और 7, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4x। अब आप x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास x जो निकल के आएगा, ये 2297 में 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 574, लगभग 574 के आसपास आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये इस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन, 574 पे फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है वो सेम रीडिंग देते हैं। तो ये कह रहा है कि यही वैल्यू सेल्सियस थर्मोमीटर में कितनी होगी। तो ये वैल्यू सेल्सियस थर्मोमीटर में निकालनी है। तो देखो सेल्सियस और केल्विन में, ये मान लो कि केल्विन में भी यही है, आप चाहो तो फ़ारेनहाइट में लो तब भी यही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केल्विन और सेल्सियस में बहुत सिंपल रिलेशन है, सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, C इज इक्वल्स टू माइनस 273 होता है। तो यही चीज़ जो है वो केल्विन में आई है 574, और यही चीज़ किस में मिलती है, फ़ारेनहाइट में, तो ये दोनों सेम होती है। तो यही सेल्सियस थर्मोमीटर में कितनी होगी, तो सेल्सियस थर्मोमीटर में हम लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू है 574 माइनस 273, ठीक है। ये शायद उधर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखते हैं सेल्सियस और केल्विन में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन की वैल्यू कितनी आई, 574 माइनस 273। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 माइनस 3 1 7 माइनस 7 0 5 माइनस 2 3, तो 301 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि केल्विन थर्मोमीटर और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर सेम रीडिंग देते हैं, ठीक है, किसी सर्टेन सैंपल की सेम रीडिंग देते हैं। तो वो जो रीडिंग है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, वो रीडिंग सेल्सियस में कितनी होगी, ये आपको निकालना था।
तो हमें फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। इससे हमने क्या, एफ और केल्विन सेम देते तो इनमें से दोनों को सेम रख दिया मैंने, एक्स एक्स रख दिया, और यहाँ से वो जो सेम रीडिंग है फ़ारेनहाइट और केल्विन की वो मैंने निकाल दी, और वो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 574। ठीक है, अब ये केल्विन में भी 574 है, और अगर ये फ़ारेनहाइट में बात करें तब भी 574 है। तो हमें बोल रहा है कि ये वैल्यू सेल्सियस में कितनी होगी, तो सेल्सियस और केल्विन में जो रिलेशन होता है वो C = K-23, तो केल्विन की वैल्यू मैंने रख दी 574, उसमें से 273 माइनस किया तो राइट आंसर आ गया आपका 301, यानी 574 जो केल्विन में है वो सेल्सियस में होगा कितना, 301। नेक्स्ट देखिए, if the potential difference applied to an X-ray tube is double, कितना कर दे, डबल, while keeping the separation between the filament and the target as same, what will happen to the cutoff wavelength? ध्यान देना, क्या बोल रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सरे ट्यूब में अप्लाइड करते हैं उसको अगर हम डबल कर दे, उसको अगर हम डबल कर देते हैं तो कट ऑफ वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है ना, वो होती है, ध्यान देना, कट ऑफ वेवलेंथ, तो मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो 12,375 एंगस्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, ये होता है फॉर्मूला इसका, 12,375 एंगस्ट्रॉन अपॉन वी पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे ये कट ऑफ जो है वेवलेंथ का फार्मूला होता है। अब आपको ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है और ये कट ऑफ वेवलेंथ है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको बोला कि इसको अगर हम डबल कर दें तो कितना, लैम्बडा मिनिमम, ठीक है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 2375 एंगस्ट्रॉन अपॉन आपको बोला कितना 2v कर दे। जब यहाँ पे पोटेंशियल को, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं तो बताओ ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ जो है आपकी वेवलेंथ, ध्यान देना, कट ऑफ वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी। देखो पहले v था, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो हाफ हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा विल बी हाफ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशन F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो इसके अंदर देखो g के बारे में क्या, द क्वांटिटी ऑफ z डिपेंड्स ऑन द लोकल वैल्यू ऑफ z एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं, z इस पर डिपेंड नहीं करता है लोकल वैल्यू ऑफ z पर, ठीक है। फिर बोलता है द क्वांटिटी z इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, नहीं, ध्यान देना, ये जो कैपिटल जी होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सरफेस पे अलग होगी, ठीक है, और कहीं अलग होगी, तो नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में एक जैसी ही रहती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सरफेस पे अलग होगी, नहीं, फिर बोलता है कि जी की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, तो ये बात भी गलत है। फिर बोलता है द क्वांटिटी जी इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, why is it difficult to measure the coefficient of expansion of a liquid than solid। ध्यान देना, वो यूं कह रहा है कि coefficient of expansion of liquid than solid क्यों डिफिकल्ट होता है, लिक्विड का, ध्यान देना, जो है वो सॉलिड से क्यों डिफिकल्ट होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को मेजर करना, वो इसलिए होता है, ध्यान देना, कि जब हमारे पास ये, मान लो कि ये सॉलिड है कोई, ठीक है, या मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये सॉलिड है, इसको अगर हम हीट देते हैं तो इसके अंदर जो एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ध्यान देना दुनिया के सारे सब्सटेंस जब हम जनरली गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, फैलते हैं। तो जब हम इसको हीट देते हैं तो ये मान लो सॉलिड मटेरियल है, तो ये थोड़ा सा मान लो इससे इसमें एक्सपेंशन आ जाएगा, तो इसको हमारे लिए कैलकुलेट करना, कितना एक्सपेंशन हुआ तो कैलकुलेट करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड को क्या खुले में तो रख नहीं सकते, उसका वॉल्यूम फिर क्या इरेगुलर हो जाता है, तो उसको किसी कंटेनर में रखेंगे। मान लो हम किसी सॉलिड कंटेनर में उसको रखते हैं, अब मैंने कहा कि अब इसको हीट देते हैं, ठीक है, तो जब अब इसको हीट देंगे तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड है इसके अंदर तो एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, लेकिन हम यूँ कहते हैं कि साथ ही साथ ये जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर
क्योंकि वो भी सॉलिड है तो वो भी क्या होगा, वो भी एक्सपेंड होगा, ठीक है, वो भी एक्सपेंशन, उसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा। इसलिए लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो कैलकुलेट करना, मेजर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन, देयर कंटेनर ऑल्सो एक्सपेंड व्हेन द हीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंटेनर जो है ना जिसमें लिक्विड रखा हुआ है वो भी एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए ये हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ए ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 respectively, what will be the ratio of velocity of light in glass and water, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेशियो बताना है, ग्लास और वाटर में वेलोसिटी का रेशियो बताना है, ठीक है। और आपको ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपके लाइट का वेलोसिटी का रेशियो उन दोनों मीडियम में आपको बताना है। तो कैसे होता है, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये ग्लास में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाटर में, तो उनके साथ जो वेलोसिटी का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यूँ कहेंगे वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी टू ग्लास, ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है वो कितना है, ये है 3/2 और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 4/3 है। दिस इज इक्वल टू VW अपॉन VG। तो यहाँ पे देखो ये 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये वेलोसिटी का वाटर टू ग्लास रेशियो हो जाएगा कितना, तो ये 3 ऊपर जाएगा यानी 9 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है ग्लास एंड वाटर का, तो ये देखो वाटर टू ग्लास 9:8 है, तो ग्लास टू वाटर अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8:9। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 8:9। ओके, जय हिंद।